नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर पर घमासान, परिसीमन बिल पर बीजेपी को मात और इनके बीच में हिंदू मुसलमान और मछली झालमुड़ी इनके स्वाद के साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो गई। तमिलनाडु में तो एक ही फेज में सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 82.24%, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। पिछली बार 72%, 72%, इस बार 82, वो भी शाम 5 बजे। अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी है। तो वही पश्चिम बंगाल, चलिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पहले फेज में कुल 152 सीटों पर वोटिंग आज हुई है, जिसमें 89.93 यानी लगभग 90%, 90% मतदान की खबर शाम 5 बजे आ गई थी। अच्छा लगता है दोस्तों ये देखकर कि लोग मतदान के हक को लेकर कितना जागरूक हैं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया में बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने नागरिकों से मताधिकार छीनने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, तो इसका मतलब यह है कि जिनका अधिकार अब भी बना हुआ है, यानी जिसके पास वोट देने का अधिकार बना हुआ है, उन्होंने इसका उपयोग किया है, उसे बेकार नहीं जाने दिया। इसका मतलब तो यही मानेंगे। कायदे से तो हर चुनाव में 100% वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जनता ही तय करेगी कि उसकी सरकार कौन चलाए, कौन बने, कौन उस कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन 85 या 90% वोट भी पड़े हैं तो उस पर भी खुश होना ही चाहिए। इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का एक मतलब यह भी है कि न केवल सत्ता समर्थक लोग बल्कि बाहर निकले हैं, सत्ता के समर्थन में लोग न सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि दूसरा पक्ष जो है उसका समर्थक भी सक्रिय हुआ है, वो भी बाहर निकला है। अब 4 मई को पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी एक और फेज बाकी है, और जिसमें 142 सीटों पे मतदान होना है, 142 सीट्स पे मतदान होना है 29 तारीख को, जिसके लिए मोदी और अमित शाह, दोनों अमित शाह और मोदी समेत सारे बड़े नेता जोर लगा रहे हैं। बल्कि गृह मंत्री अमित शाह तो आज खुद कोलकाता में मौजूद थे और उन्होंने भाजपा नेताओं की प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग ली, जिसमें सेकेंड फेज के चुनाव की तैयारियों पर भी बात हुई। इसके अलावा कैसे प्रचार की गति दी जाए, इस पर भी मंथन किया गया। आप जानते हैं कि बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए ये दोनों ही राज्य अब काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार की कोशिशों के बावजूद बीजेपी यहां किसी भी तरह से पैर नहीं जमा पाई है। पिछली बार आप जानिए कि 77 सीटें मिली थीं, 77 सीटें, लेकिन सरकार तक तो नहीं पहुंच पाई। तमिलनाडु चले अगर, तो तमिलनाडु में तो बीजेपी को वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां डीएमके और कांग्रेस गठजोड़ काफी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि टीवीके बनाकर अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जी हां, एक्टर विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इस मुकाबले में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय खुद 2 सीटों यानी पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली, ये 2 सीटों, तिरुचिरापल्ली पूर्व ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से विजय खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी चुनावी रैलियों में तो खूब भीड़ उमड़ती रही है और उनकी लोकप्रियता भी काफी है, क्योंकि अभिनेता है, राजनेता से पहले एक्टर रहे हैं। लेकिन क्या लोग अपनी पसंद को वोट में तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे, यह देखना होगा। टीवीके ने फिलहाल डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन, यानी दोनों गठबंधनों में से किसी भी गठबंधन से उन्होंने के साथ गठबंधन नहीं किया, यानी उनके साथ दूरी बनाकर ही रहे। तो क्या 4 मई को सत्ता का चेहरा तय करने में विजय की खास भूमिका रहेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में तो इस बार न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग की साख भी यहां दांव पे है, उसकी साख की भी परीक्षा है। चुनाव आयोग, जी हां, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि एसआईआर पर ममता बनर्जी ने कितनी बार चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले, खुद उनके खिलाफ अदालत में दलीलें पेश की गईं। वहीं ज्ञानेश कुमार भी जब कोलकाता गए तो किसी अभिनेता या किसी नेता की तरह उन्होंने हाथ हिलाकर, शायद आपने वो तस्वीर देखी होगी, जब वो कोलकाता पहुंचे थे, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो लोगों का कैसे अभिवादन कर रहे थे। इससे पहले किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी अधिकारी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मुझे याद नहीं पड़ता, आपको अगर याद हो तो आप जरूर बताइएगा। ये समझना मुश्किल है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। खैर, चुनाव आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची तय करने में कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ है और पूरी पारदर्शिता यानी
ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ठीक मतदान वाले दिन चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं, आज उन्होंने तारीफ की है, तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, आज रैली भी की, और ये तो नरेंद्र मोदी का पहले से जन्मसिद्ध अधिकार है कि एक साइड में चुनाव होता है, दूसरे साइड में वो प्रचार करते हैं और टेलीविजन से प्रचार का प्रसारण होता है ताकि इन्फ्लुएंस हो, ताकि वोटर जाएं, वोट डालें उनके कहने के अनुसार। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है जरा देखिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में ये अपनी तरह का पहला चुनाव है जिसमें हिंसा को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है, यानी नाम मात्र की हिंसा हुई है। पहले हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी देना और उसे आत्महत्या बता देना आम बात थी। देखिए कितनी गंभीर बात कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि पहले हर हफ्ते किसी को फांसी देना और उसे आत्महत्या बता देना पश्चिम बंगाल में आम बात थी। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, अभी तक आप उल्टा लटका देते वैसी सरकार को। कई मायनों में अराजकता और गुंडागर्दी का दौर चल रहा था। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की गरिमा को एक बार फिर से स्थापित किया है। तो मोदी के बधाई देने का ये अंदाज क्या कुछ कह रहा है, ये समझना यहां पर मुश्किल नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने की बात कहकर मोदी ने बंगालियों का अपमान किया है और उसे अलोकतांत्रिक बताया है, जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन मोदी कब अपने पद की गरिमा के हिसाब से बात करते हैं, जो अब करेंगे, और वो भी चुनाव के दौरान, वो तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे हिंसा को कम करने का श्रेय भी मोदी ने चुनाव आयोग को दे दिया। लेकिन खबर यह है कि दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु शेखर को भीड़ ने दौड़ा दिया। जरा वो तस्वीर ले आइए, शुभेंदु शेखर वाली तस्वीर, अगर स्क्रीन पर दूसरी साइड चला सकते हैं तो चलाइए। शुभेंदु शेखर ने कैसे उनको भीड़ ने दौड़ा दिया। ये दक्षिणी दिनाजपुर की बात कर रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जरा। ये जा रहे हैं साहब प्रत्याशी और ये जो उम्मीदवार हैं शुभेंदु शेखर, और सुरक्षाकर्मी ने वहां से भागकर, जी हां, वहां से भागकर इन्होंने अपनी जान बचाई। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी, ये जो शुभेंदु शेखर हैं, मतदान केंद्र पर मतदाताओं को डरा धमका रहे थे और इस वीडियो से पता चलता है कि जनता बीजेपी प्रत्याशी से काफी नाराज है। वहीं चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं कि इस ढंग से इनके साथ व्यवहार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके गए, तमाम तरह के वहां पर आपने दावे किए, उसके बाद इस ढंग से क्यों हो रहा है। और इन दावों की पोल और भी आगे बढ़िए तो खुलती है। आसनसोल चलिए, आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि वो कार में बैठी थी, तब उनकी कार का शीशा जो है वो पत्थर से तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसी घटना घटी है और बार बार ऐसी घटना घटी है। वहां चुनाव प्रचार के दौरान, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसी घटना घट गई होगी भीड़ भाड़ में, लेकिन आज तो मतदान वाला दिन है, फिर कैसे ऐसी घटना घट गई। ये देखिए तस्वीर देखते रहिए आप। बीजेपी के लोग टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असल में ये सारे सवाल चुनाव आयोग पर होना चाहिए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है। वैसे आरोप टीएमसी भी लगा रही है। मालदा में सूजापुर निर्वाचन क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने केंद्रीय बलों पर मतदान बाधित करने का आरोप लगाया है। एएनआई के मुताबिक, जी हां, एएनआई न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि यास्मीन ने कहा है कि केंद्रीय बल कई मतदान केंद्रों पर समस्या पैदा कर रहे हैं। उनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन वो पहचान पत्र भी जांच रहे हैं। इस वजह से मतदान धीमा चल रहा है। उन्हें लगता है कि अगर लोग धूप में लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो वो बिना वोट डाले ही लौट जाएंगे। उनका इरादा कम मतदान कराना है। हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, यास्मीन ने कही है एएनआई को। तो शिकवे शिकायतों के साथ पहले दौर का मतदान पश्चिम बंगाल का खत्म हो गया है। फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब अभी 3 बजे के आंकड़ों में बहुत ऐसे हैं, 22 ऐसी सीटें हैं, इन 152 में से 22 ऐसी सीटें हैं जहां 91% से ज्यादा वोटिंग, 95-96% तक की वोटिंग हो गई 3 बजे तक।
और ये मतदान पश्चिम बंगाल का खत्म हुआ, जिसमें टीएमसी का दावा है कि बीजेपी खेमा अभी से निराश है। कुछ बीजेपी बूथों की तस्वीर टीएमसी ने शेयर की हैं जो खाली पड़े हैं। ये तस्वीर दिखा देता हूं, जरा तस्वीर ले आइए स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जरा इसको टीएमसी ने जरा इसको एक्सपोज कर सकते हैं तो कर दीजिए, जहां बीजेपी के बूथ खाली पड़े हुए हैं। अगर आप बांग्ला पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये टीएमसी ने इसे जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि लोगों ने बीजेपी की असलियत पहचान ली है। पहले दौर की ये गहमा गहमी बता रही है कि 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में जब दूसरे और आखिरी दौर का मतदान होगा, उसमें सियासत और गर्म रहने वाली है, क्योंकि अब सारे दल इसमें ताकत झोंक देंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यथास्थिति, यानी जो जैसा था वैसा ही माहौल बना रहेगा? क्या सत्ता में कोई परिवर्तन होगा या बीजेपी को फिर मायूस होकर दिल्ली लौटना पड़ेगा? ये सारी बातें, बीजेपी मतलब मोदी और शाह, इसलिए मैंने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली का जिक्र किया। बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या है और तमिलनाडु में क्या है, बम्पर वोटिंग का राज क्या है और कैसे यहां पर बीजेपी का प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें आज हम करेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार हमारे साथ विश्वजीत भट्टाचार्य जी जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अलग अलग चैनलों और अलग अलग मीडिया संस्थानों में आप देख सकते हैं इनको। भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ उधर कोलकाता से ही प्रफुल्ल कोलख्यान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आऊँगा हमारे दोनों विश्लेषकों के पास, विश्वजीत भट्टाचार्य जी के पास भी, प्रफुल्ल जी के पास भी। दोनों पश्चिम बंगाल की सियासत को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उनके पास आता हूं। लेकिन उनसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये बम्पर वोटिंग क्या कहलाती है? ये जो वोटिंग हुई, मतदान हुआ है, इसको कैसे आप देखते हैं स्वामी जी? देखिए राजीव जी, बम्पर वोटिंग पे टिप्पणी करने से पहले मैं 2 टिप्पणी जो शायद आपने उसका संदर्भ नहीं लिया और मेरे ख्याल से शायद आगे उसका संदर्भ लेंगे। पहला स्टेटमेंट जो हुआ है, ये मैंने अपनी 74 साल की उम्र में कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे भारत जैसे विशाल देश के हमें ये बेइज्जती सहनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को नरक कहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को नरक कहा है जिसके लिए मोदी जी ने जाकर उनके लिए कन्वेंसिंग की थी और जिसको हमारे देश के अनभक्त कहते हैं कि वो हमारे मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है। तो जिस प्रकार का अपमान मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश का ऐसा अपमान होगा। मैंने वो समय देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, पूरा मैंने अपने जीवन काल में वो समय देखा है जब मेरे देश की एक आवाज होती थी। और आज के तारीख में अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरे देश का अपमान कर रहा है और मेरे देश के दूतावास की तरफ से और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है। दूसरी बार राजीव जी, आपने देखा होगा, ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। अगर इस बार टीएमसी जीत गई और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो बंगाल के अंदर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन को राजीव जी दिखाइए, कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। मेरा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। मुगल आए मेरे देश में, अंग्रेज आए, कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। मेरे सनातनी जो हैं वो कुवैत में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज में फैले हुए हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में फैले हुए हैं और मेरे देश के सनातनी हिंदू भाई मल्टीनेशनल्स के चेयरमैन हैं। और ये जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ही हिंदू और सनातनी भारत के अंदर असुरक्षित हो गए हैं। और बंगाल के अंदर जहां 70% हिंदू हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे कायर लोग ऐसा समझते हैं जैसे हिंदू, ये ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं और ये घबरा गए हैं, इनके पांव उखड़ गए हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अब मैं आता हूं बम्पर वोटिंग में। राजीव जी, एक चीज आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से ट्रेनों और बसों में भर भर के एक एक जनरल कंपार्टमेंट में रेल के 300-300 आदमी बैठ के आए हैं और 20% वोट तो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, चुनाव आयोग को धता बताते हुए
इनको हरी झंडी दिखाते हुए और खाने पीने की व्यवस्था करा के भारतीय जनता पार्टी ने 20% लोगों को भेजा है, लेकिन 80% लोग ऐसे आए हैं जो 10-10 हजार रुपए खर्च करके जानवरों की तरह जनरल कंपार्टमेंट में भर भर के आए हैं, क्योंकि उनको ये आशंका हो गई है, जैसे कहा कि साहब 2003 में 2002 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो है, नहीं तो फिर इधर के प्रमाण पत्र लाइए, उधर के प्रमाण पत्र लाइए। और लोगों ने अपने पासपोर्ट दिखा दिए, लोगों ने हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा दी, उन्होंने पैन कार्ड दिखा दिए, बैंक के सर्टिफिकेट दिखा दिए, तब भी उनके नाम काट दिए गए। उससे बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग बंगाल में वोट देने आए हैं। और राजीव जी, एक जरा कल्पना कीजिए, एक साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के रूप में कल्पना कीजिए, जो भी आदमी 10,000 रुपए खर्च करके अपनी मजदूरी छोड़ के केवल अपनी नागरिकता को बचाने के लिए वोट देने आएगा, वो क्रोध में वोट देगा, किसके पक्ष में वोट देगा? अगर ये एसआईआर टीएमसी ने कराई होती तो मैं ये मानता 90% का वोट प्रतिशत, इसका माने टीएमसी के खिलाफ क्रोध है। लेकिन अगर एसआईआर कराई है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, सारे विरोध के बावजूद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, तो जो एडिशनल वोटिंग हुई है, ये सारी एडिशनल वोटिंग ये क्रोध का परिणाम है, एसआईआर के विरोध में है। और एक चीज और, 92-93% वोट परसेंटेज का मतलब यह है बंगाल की जनता ने यह गुंजाइशी नहीं छोड़ी है कि 10% वोट बढ़ा के ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी को जिता दें। लेकिन ये भी खबरें मिली हैं, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करा के अपने लोगों को बिठा के इन्होंने उनका भी उपयोग किया है। सेंट्रल फोर्सेस का तो उपयोग किया ही है, बाकी रिटर्निंग ऑफिसर्स का उपयोग तो किया ही है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि बंगाल की जनता ने मोदी जी को, जो कि इंपोर्टेड मशरूम खाते हैं, झाल मुड़ी खिलाने पे मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो अपने को सनातनी कहते हैं और कहते हैं कि सावन के दिनों में मांस नहीं खाना चाहिए, उनसे मंगलवार को मछली खिलवा दी। और अपने को सनातनी कहने वाले लोग जब दिल्ली आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, यहां तो उपदेश देते हो कि सावन के अंदर मीट ना खाया जाए, तुमने मंगलवार को बजरंगबली का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है, तुम लोगों को सनातन धर्म से निष्कासित क्यों न कर लिया जाए। आज हुमायूं कबीर की भी बड़ी रगड़ाहट हुई है, उनके 4 कैंडिडेट जो है वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए है, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, और हुमायूं कबीर जो बीजेपी का एजेंट था, आज उसकी भी कलई खुल गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा भट्टाचार्य जी के पास आते हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य जी, ये बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जाए? और 90% अभी का जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं अभी ये है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 91.52%, 152 सीट्स पे 91.52%। अभी ये फाइनल नहीं है, इसके क्या मायने हैं और कौन लोग हैं जो निकल के आए हैं? अब 92.77 हो गया विश्वजीत भट्टाचार्य जी, 92.77। इसका पूरा क्रेडिट है एसआईआर होने के बाद नाम उठा है ना, तो ऐसा लगता है कि इस बार वोट डालना ही है। विशेष करके जो माइग्रेंट लेबर है, अभी पश्चिम बंगाल के मैप को देखिए, जिस सीटों पर आज चुनाव हुआ है वहां से माइग्रेंट लेबर बहुत ज्यादा बाहर में जाते हैं, और ये लोग अपने काम छोड़ के कुछ दिन पहले ही आ गया था, जिसका सुनानी था वो अपीलेट या एडजुडिकेशन में, तब से वो लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जिनका नाम उठा है वो तो है, और जिनका नाम नहीं उठा उनका भी डर लगता है कि इसके आगे उनका जो एक्सपीरियंस है, जब उनको माइग्रेंट लेबर को जब वो बांग्लादेशी कहते, तो उनको बचने का एक ही हथियार था, वो वोटर कार्ड। अगर वोटर कार्ड नहीं रहेगा तो ये लोग बाहर में काम करने के लिए जाने का साहस नहीं मिलता है इनका। जो लोग काम करते थे वो लोग भाग करके आए हैं यहाँ पे, अगर रोटी रोजी जाए, काम जाए, पहले तो अपना वोटर कार्ड को बचाएगा, उसके बाद दिखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ये तो एक कारण है। आप देखिए कि आगे फील्ड में जो इसमें
चुनाव हुआ है वहां पे भी भारी से भारी मतदान हुआ है। आज चेन्नई भी आप देखिए तमिलनाडु में कितना वोट डाले हैं। ये सब कुछ ईसाई एक नाते से है। और एक मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वोटर स्लिप मिला था ना जो जिन लोगों को, उन्होंने बहुत सारे लोग उनको फोटोकॉपी करके और लैमिनेट करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो चला जाएगा, उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट पर कोई जरूरत पड़े तो वो वोटर स्लिप है, वो वोटर स्लिप को अपने अमानत समझ के रखना है। ऐसा माहौल है अभी, इसलिए इतना मतदान हो रहा है। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्टर है, बहुत सारे दिनों से इस चुनाव के बाद हम लोग ये नहीं कह सकता है कि कितने पानी है और कितना वोट है, क्योंकि बहुत सारे आरोप उठता है कि यहाँ पे वोट नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ, वहां पे अपना ताकत से वोट ले लिया है। इस बार ऐसी शिकायत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। इलेक्शन कमीशन का कहना है, बहुत सारे चेक करके देखा है कि ऐसा नहीं है। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस माहौल में ये एक पॉजिटिव दिख है कि वोट जो डाले हैं लोग अपना ही वोट डाले हैं। क्यों? इसमें भी एसआईआर का एक भारी असर है, क्योंकि लोग अपना वोट अपने ही डालना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर अपना नाम उठ, अगर ऐसा कोई मुसीबत आई जो एसआईआर नाते से हुआ है, फिर भी वैसे कोई आए तो हम लोग के पास है वोटर स्लिप। जी जी जी, जरा ममता बनर्जी को सुनते हैं। जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं इस वोट पे, जरा सुन लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल कोलख्यान जी भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। जरा ममता बनर्जी को सुनिए। বুঝলেন চালাকিটা কোথায়? চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সম্পূর্ণ হয় না। এই চৌরঙ্গি এলাকায় অনেক ভোট কেটেছে, আমার কেন্দ্রেও কেটেছে। যতই ভোট কাটো জেনে রাখো, 100টা ভোট থাকলে 99টা ভোট মানুষ দেবে মানুষের অধিকার রক্ষা স্বার্থে। যারা গতদিনও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সিপিএমকে, অন্য পার্টিকে ভোট দিয়েছে, এবার তারা দেবে না। টাকার বান্ডিল নিয়ে ঘুরছো, সেই জন্য সব পুলিশ চেঞ্জ করেছো। ড্রাগ নিয়ে ঘুরছো, তাই সব পুলিশ চেঞ্জ করেছো। সব ডিএম চেঞ্জ করেছো, রিটার্নিং অফিসার চেঞ্জ করেছো। এমনকি আমার কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার, আমার একটা ছোট্ট গলিতে মিটিং ছিল, বলছে পারমিশন হবে না। तो सुन रहे थे यहाँ पर ममता बनर्जी, और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। कहा है, कह रही थी कि चालाकी से बड़ा काम पूरा नहीं होता है। जिस चालाकी से आप यहाँ पर काम करना चाहते थे, चौरंगी इलाके में आपने कई वोट रद्द किए हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट रद्द किए गए हैं। आप जितने ज़्यादा वोट काटेंगे, अगर 100 वोट भी हो तो लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 99 पर ही वोट डालेंगे। आपने सभी पुलिसकर्मियों को बदल दिया, आप ड्रग्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आप पुलिस, डीएम, रिटर्निंग ऑफिसर बदल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जितना ज़्यादा वो बंगाल पर हमला करेंगे हम जीतेंगे, जितना ज़्यादा आप बंगाल पर हमला करेंगे तृणमूल जीतेगी। ये बात यहाँ पर कह रही थी ममता बनर्जी। यहाँ और भी तो ज़रा आना चाहता हूँ जल्दी से प्रफुल्ल जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या ये इसके क्या मायने हैं। 95% से तो ज़्यादा होगा ही होगा, ये तय मानिए। 92.77, ऑलरेडी 93% के तो आंकड़े आ गए हैं चुनाव आयोग के। जी सभी को नमस्कार। असल में एक बात तो ये हुई है परसेंटेज बढ़ने का। हालांकि पश्चिम बंगाल में हाई मतदान तो होता ही है, यहाँ का मतदान प्रतिशत पिछली बार भी 84-85% रहा था। 82% था, लेकिन ठीक है, 82, 83, 84 भी रख लीजिए, ये 95। जी जी जी, उसका कारण ये ना कि जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर छोटा हो जाए तो जाहिर है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत तो ऐसे बढ़ता है ना। बहुत सारे जो नाम कट गए हैं, इसके कारण प्रतिशत निकालने में प्रतिशत बढ़ेगा। वो डिनोमिनेटर का खेला है, तो लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ेगा। एब्सोल्यूट मात्रा में भी वोट बढ़ा है, एब्सोल्यूट संख्या भी पिछली बार की तुलना में। इस बार आप देखेंगे डाटा तो लगता है कि वोट बढ़ा है। हालांकि अभी पूरा का पूरा डाटा आया नहीं, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जा सके।
प्रशांत सर तो है, डाटा एनालिस्ट तो बढ़िया करते हैं, उनके पास होगा। मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं, अभी आज जो चुनाव हुआ है, पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीट थी, और आज जो चुनाव हुआ है, इन चुनावों में से यानी कि 16 जिला में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 59 सीट मिला था यहाँ से, और बाकी जो 18 सीट मिला था पिछली बार, वो जो चुनाव होने बाकी है उसमें से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेजर जो जहां से उसको आता था मत, वो उसका हो चुका है। और कूच बिहार में जैसे इलाके में भी भारी मतदान हुआ है, और तमाम जगहों पर हुआ, उत्तर बंगाल में हुआ 95%, 96% तक के भी मत हुए हैं। अगर एवरेज 90 आ रहा है, एवरेज 90 बहुत है सर, बहुत ज्यादा, एवरेज 90 बहुत ज्यादा मत है, और लगभग ये 100% के बराबर है। हम जो ट्रेन से चलते हैं और बहुत स्पीड से ट्रेन चलती है दिखती है, लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एवरेज स्पीड कम होता है, क्योंकि जहां रुकती है वो समय हो जाता है। तो ये होता है, परसेंटेज का खेला है, लेकिन एब्सोल्यूट वोट भी ज्यादा पड़ा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का। पहले भी जो मेरा मन था या मेरी बात थी वो यही थी कि इनका इस बार कटेगा, 77 से ये ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि 3 से परसेंटेज इनका बढ़ करके 3 से जिनका सीट था 77 हुए थे, और परसेंटेज 10 से 38 हुए थे, तो इनको फिर सांप सीढ़ी के खेल में नीचे आते देर न लगेगी। अगर वह चमत्कार हो सकता है तो यह चमत्कार भी हो सकता है। और देखिए कि एसआईआर का मुद्दा का इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि बाकी सारे मुद्दे गवर्नेंस के दब गए, किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकी, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, दूसरा कोई भी मामला हो। राहुल गांधी जी ने आकर जो कहा था उसका असर पड़ा है, लेकिन मतदाताओं के समय में इस समय में है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो केंद्र सरकार के प्रति भी है, एंटी इनकम्बेंसी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेताओं के प्रति भी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल से ही निकल कर गए थे, शुभेंदु अधिकारी वगैरह, इनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए दिया था, इनको आक्रमण, केंद्र के इशारे पर आक्रमण करने की भूमिका नहीं दी गई थी पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से। और ये इस प्रकार से बंगाल की अस्मिता पर, मैं ये कहूँ बंगाल की अस्मिताओं में भी इन्होंने दरार पैदा किया है, क्योंकि जिस हम बंगाली प्राइड की बात बोलते हैं या अस्मिता की बात बोलते हैं, ये वो बंगला जाति से बाकी लोगों को बाहर करते हैं, स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बंगला जातीयता में शेख हसीना तो आ जाएंगी, लेकिन सुभाष सिंह नहीं आएंगे, यानी कि गोरखा लोग नहीं आएंगे। वे लोग पश्चिम बंगाल के टेरिटोरी में रहते हुए भी बंगाली नहीं गिने जाएंगे, उस प्राइड के हिस्सेदार नहीं बनते हैं। तो बंगाली जो माइक्रो पर जाकर के इन्होंने उसको उत्तर बंग में और तमाम जगहों पर जाकर के, वो माइक्रो पर जाकर के उनको एहसास कराया है कि बंगाली प्राइड आपका नहीं है, आप क्यों उसके पीछे भागते हैं। और इस तरह की कई ऐसी बातें इन्होंने की है जो बहुत सहज नहीं है, क्योंकि कोई भी जनता होती है जो सोशल कंपोजिशन, डेमोग्राफिक कंपोजिशन होता है, उसमें जो बड़ी अस्मिता होती है, छोटी छोटी अस्मिता उसके साथ लग जाती हैं और उसको ही अपनी अस्मिता के रूप में जीने लगती हैं। तो ये जो विभेद बुद्धि इन्होंने वोट के कारण पैदा किया है उसका भी असर होगा, लेकिन ये गिरेंगे और मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह गिरेंगे। अगला चुनाव अधिक संघर्षपूर्ण होगा। इस बार इन्होंने अभी सर्टिफिकेट दे दिया है चुनाव आयोग को। अब चुनाव चलते के समय में हमारे यहाँ के बगल में आए हुए थे प्रधानमंत्री जी, ये तो, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अब चुनाव आयोग को जब प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट ही देगा। वो क्या कहेगा कि नहीं, यहाँ पर आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना की है क्या, चुनाव चल रहा है और आप भाषण दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग अभी इन तमाम बातों को समझ गए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए असल में कुछ है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है और उससे कोई, तो बिल्कुल ऐसा जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे, उसकी व्याख्या हम करेंगे किस ढंग से कि उसका क्या असर होता है नहीं होता है। लेकिन अभी जो सीट बाकी है वो मेजर सीट है। इसमें तो कांग्रेस और वामफ्रंट को भी जो सीट मिलना है अधिकतम मिल गया है, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी का ही लॉस होना है। इसमें से 23 सीट जो तृणमूल को, उससे भी ज्यादा सीट उत्तर बंग में जो मिला था पिछली बार, वो तृणमूल कांग्रेस का भी 1-2 सीट बढ़ सकता है, लेकिन हैवी लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी का, जिनको 31-32 सीट मिला था उनके सहयोगियों समेत, 30 तो उनका अपना था, 2 और। तो यानी कि अब लड़ाई जो है वो बहुत फटाफटी बंगला में जिसको बोलते हैं, अब बहुत संघर्षपूर्ण लड़ाई है।
29 तारीख को जिस प्रकार से फोर्स का इस्तेमाल किया गया, एक टेस्ट करके देख लिया गया कि कितना प्रतिरोध होता है नहीं होता है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, पॉपुलेशन डेंसिटी 1028 पर किलोमीटर है, आबादी का जनसंख्या घनत्व। तो आज जो हुआ है, ये एवरेज मैं कह रहा हूं, लेकिन आज जो हुआ है वहां का जनसंख्या घनत्व अगले दौर के घनत्व से कम था, 70% के करीब घनत्व था। अब इस दौर का जो आबादी घनत्व है वह ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा संघर्ष की गुंजाइश अगले चरण में है, और वहां पर देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है और वह प्रभावित करेगा। लेकिन लोग लड़ने के लिए तैयार है, अपनी रक्षा के लिए, अपने मतों की रक्षा के लिए, मतदान की रक्षा के लिए, और जिनका नाम उसमें शामिल है, ममता बनर्जी ने ठीक ही कहा है, वो लड़ करके वोट देंगे। उनको रोकने की भी तमाम कोशिश की गई, रास्ते अवरुद्ध किए गए, लेकिन लोग आगे बढ़े। तो देखिए सर, अच्छा ही बिल्कुल 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 आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थोड़ा प्रशांत जी आपके पास भी आना चाहता हूं। वोटिंग परसेंट पे हम बात करें, फिर आगे अगले दौर में हम बात करेंगे कि यहाँ पार्टी वाइज जरा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वोटिंग परसेंट वो पश्चिम बंगाल लगभग 95%, कई जगहों पे 95% क्रॉस कर गया है, इसलिए हम 95% लगभग कह सकते हैं। लेकिन 90 से भी ऊपर बम्पर वोटिंग, और ये अगर देखा जाए तो सीधे सीधे समझ में आता है कि सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। ठीक है, 90 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, SIR एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सूरत से तस्वीरें आ रही थी कि रेलगाड़ी भरकर वहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाकर वहाँ से लोग आ रहे हैं, फिर दिल्ली NCR से भी कई लोग गए यहाँ से वोट डालने के लिए। खबर ये आ रही थी कि ये भाजपा के भेजे गए लोग हैं, तो क्या वहाँ जाके भाजपा को वोट किए होंगे या किसी और को किए होंगे, ये भी सवाल उठता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतना भारी संख्या में लोगों का बाहर निकल के आना, ये किस दिशा में जाएगा? यहाँ पर क्या, जो अगर आमने सामने की फाइट भी देखी जाए, भाजपा और कांग्रेस की बात भी, भाजपा और TMC की बात भी की जाए, तो क्या दोनों साइड से लोग निकल के आए हैं इतनी संख्या में? देखिए राजीव जी, ये जो ट्रेनों से लोग गए, ये 10% का स्पाइक नहीं क्रिएट कर सकते। 10%, पिछली बार से 10% ज्यादा हो रहा है जी। तमिलनाडु में भी 10% ज्यादा वोट पड़ा है बिल्कुल, अभी तक की फिगर के हिसाब से। तो यानी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल दोनों आइडेंटिकल तरीके से वोट कर रहे हैं। अलग अलग राज्य हैं, बहुत दूरी है, कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन वोटिंग पैटर्न का बिहेवियर एक जैसा है। इसका मतलब है कि ये वोट DMK, तृणमूल, कांग्रेस, BJP का नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रेफरेंडम है, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट पड़ा है। जो वोट काटे गए, जो पिछले 6 महीने से आपाधापी मची है पूरे देश में SIR के नाम पे, जो 91 लाख लोग नाम काटे गए, ये वोट उसका रिएक्शन है, कि लोगों ने तय किया है। और ये जो इलेक्शन कमीशन और BJP मिल के खिचड़ी पका रहे हैं वोट काटने का, वोट ऐड करने का, यही तरीका है। बिहार में भी ऐसी अपीलें हुई थी, राहुल गांधी ने भी की थी ये अपील, लेकिन बिहार में वो कामयाब नहीं हुई थी। बिहार का असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों ने ये तय किया कि सबको वोट देना है, तभी हम अपने राज्य को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। तो ये पार्टी लाइन का वोट ही नहीं है, ये बेसिकली संविधान, डेमोक्रेसी को बचाने का वोट है। और ये पूरे यही लहर आपको दिखाई देगी तमिलनाडु में, और यही लहर आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ राजीव जी, इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से, कि 4 तारीख को जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग इस पर डिटेल में यही रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो एक तो बहुत बड़ा सवाल ये है। दूसरा कि जो BJP का पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो मछली प्रकरण चला है, उससे समझ में आ गया था कि स्थिति ठीक नहीं है। और सारे नेता मंगलवार को मछली खा रहे हैं, बड़े बड़े नेता,
बंगाल में जाके कैंडिडेट रोहू मछली हाथ में लेकर नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, लटका के मछलियां 5-5 किलो की। तो ये दिखा रहा था कि ये कहीं कुछ मामला जो है गहरा चला गया है और इसका भी असर है। तो जो आज जहां पोलिंग हुई है, अभी अगले चरण में हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगले चरण में जब बात करेंगे तो पार्टी वाइज आपने कहा कि बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी एक वजह क्या हुई है ज्यादा वोटिंग की, कि एसआईआर की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का अपना सिस्टम गियर अप हो गया, उनके वर्कर्स मोबिलाइज हो गए, उनके यहाँ जो है वो कैंप लगे वोटर आईडी कार्ड बनवाने के, तो जो उनका संपर्क था वो बढ़ गया, इंगेजमेंट वोटर से बढ़ गया पॉलिटिकल पार्टी का, और उनका सिस्टम भी ऑयल एंड ग्रीस हो गया। तो ये भी एक बड़ा वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ज़्यादा मतदान हुआ है, कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना सिस्टम इम्प्रूव हो गया, और खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव आयोग के निशाने पे थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में, उसका तो नाम लेके चुनाव आयोग ने ट्वीट किया था। तो इस वजह से ये भी एक कारण रहा है कि जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट है, और मुझको लगता है कि लोगों ने संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट दिया है। देखते हैं राजीव जी जी, जरा जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु जी, इसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, अब आजकल असल में कुछ भी भविष्यवाणी करना बड़ा खतरे से खाली मतलब नहीं रहता नहीं, है। भविष्यवाणी तो करने नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ये बम्पर वोटिंग पे पूछ रहा हूं कि बम्पर वोटिंग आखिर जो है इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या मायने हैं? अब बम्पर वोटिंग के राजीव जी बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला तो एसआईआर है ही इसका सबसे बड़ा कारण, और बिहार के चुनाव में भी वोटिंग बढ़ी थी एसआईआर के बाद, अब भी बढ़ी है। तो अब ये एसआईआर तो उसमें कारण है ही। अब एसआईआर के जरिए जो है कौन किसको सबक सिखाना चाहता है, ये थोड़े समय बाद अभी हम लोग कह पाएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके की सूचनाएं आई हैं, और खासकर राजीव जी एक तो जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका जो कथन है, और उनका ये कहना कि एक तो सनातन हार जाएगा, दूसरा उन्होंने एक अधिकारी की शिकायत की और कहा कि वो घपला कर रहा है और चुनाव आयोग उसको हटाए, मैंने शिकायत की। तो अगर राजीव जी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं, और भले ही घोषित तौर पे ना हो, लेकिन समझे वही जाते हैं, और नेता प्रतिपक्ष भी हैं वहाँ विधानसभा में, अगर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी अधिकारी को हटाए, तो आप समझ सकते हैं कि हवा किस तरफ बहती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इससे राजीव जी एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि नतीजे जो हैं वो ज्ञानेश कुमार जी के मन मुताबिक आने वाले नहीं हैं। ये राजीव जी एक तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके के लोगों में एक राजीव जी गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो गुस्सा इसी बात को लेकर है कि भाई आपने हमारा, चलिए जिनका वोट बच गया वो तो बच गया, लेकिन राजीव जी जिनके वोट बचे हैं उनके घर में औरों के वोट कटे भी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक परिवार में सभी के वोट बच गए हैं और एक परिवार के सभी कट गए हैं। तो जिस तरीके से किया गया है, तो जिसके भी वोट बच गए हैं वो बदला लेना चाहता है उस बात का कि उसके निकट संबंधियों के या उसके परिजनों के या उसके मित्रों के जो वोट कटे हैं, उसका बदला भी शायद मतदाता ने लेना चाहा है राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। दूसरा राजीव जी, ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, अब इसका नुकसान कितना होगा, मुझे लगता है कि इसका नुकसान बीजेपी को ही ज्यादा होगा। और पिछले चुनाव जो थे राजीव जी, उसमें एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस ने और वाम दलों ने एकदम हथियार डाल दिए थे, इस बार हथियार डाले नहीं है, मतलब वो मोर्चे पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका भी एक असर दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। तो अगर वामदल और कांग्रेस मोर्चे पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये नुकसान टीएमसी का नहीं, ये नुकसान बीजेपी का ही होगा राजीव जी, क्योंकि जो हथियार डाले वाम मोर्चा ने और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में, तो जो ममता बनर्जी से नाराज मतदाता था, वो ममता बनर्जी को ना जाकर वो बीजेपी को चला गया। इस बार वो परिस्थितियां राजीव, कम से कम मैं जो यहाँ बैठकर देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ममता बनर्जी से अगर कोई मतदाता नाराज है तो वो बीजेपी को इस बार जा रहा है, क्योंकि उसके सामने अब एक विकल्प है कि मतदाता अगर नाराज है ममता बनर्जी से, तो उसका जो उसकी पसंद थी पहली, उसके साथ वो जा सकता है। तो मुझे लगता है राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी वहां किया और राहुल गांधी ने आज सुबह जिस तरीके से, बल्कि कल रात में ही जारी कर दिया, अपना एक अपील जारी की और जो उन्होंने बातें कही, तो उससे उन्होंने ये बताने की कोशिश जरूर की कि जो ममता बनर्जी से नाराज हैं उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है,
वो कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। तो ये राजीव जी मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य महोदय जो कहे जाते हैं, वो 15 दिन तक राजीव जी डेरा डाले रहे, और 15 दिन तक उनके डेरा डालने के बाद अगर भाजपा के प्रत्याशी पीछे भी जा रहे हैं और उनके जो सबसे बड़े नेता आजकल वहाँ हैं बंगाल के, अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो अधिकारी को हटाए, तो राजीव जी आप समझ सकते हैं कि खेल हो चुका है। जी, खेल हो चुका है। अब देखिए रघुनाथगंज 96.44%, और फिर भगवान गोला 96.70%, 96.70, 96.44। विश्वजीत भट्टाचार्य जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि ये एवरेज है, ये एक पोलिंग बूथ नहीं बल्कि ये पूरे एंटायर विधानसभा, और इतना ज़्यादा, ये ठीक है। अभी जैसे प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि हाँ लगभग 1 करोड़ मतदाता कम हुए, नए मतदाता जुड़े भी हैं, और उसका परसेंटेज जो भी निकालिए तो, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अंतर नहीं होगा। 82-83% पिछली बार, और इस बार 95, 96, 97%। तो ये आखिर हो क्या रहा है? थोड़ा सा इधर अब एक शक्की दिमाग जो है, और चूंकि शक्की दिमाग इसलिए क्योंकि एसआईआर, जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है उसी समय से बिहार में वही हम लोगों ने देखा। बिहार में एसआईआर के खिलाफ खूब बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो है उसमें बल्ले बल्ले बीजेपी के और बाकियों के। तो इसलिए ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि ये, हालांकि आप अपने पहले उसमें बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि इसको और थोड़ा एनालाइज किया जाए तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है, ज़रा ये बताइए विश्वजीत भट्टाचार्य जी। जो सिनारियो है वो सब अलग है एकदम। एसआईआर तो एक बड़ा कारण है, सबने चर्चा किया है। एसआईआर के नाते से देखिए, उच्च भगवान गोला जी, मुर्शिदाबाद, मालदा, 2 दिनाजपुर, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है। मैंने पहले कहा है, ये माइग्रेंट लेबर यहाँ पर अभी अपना अधिकार फैलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक चीज समझने होगा, मुझे शक है कि ये जो माइग्रेंट लेबर है, सीधी हिसाब से इनका ये नाराज होगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी चुनाव आयोग का पीछे है, ऐसा कुछ चर्चा हो रहा है। फिर भी मेरा शक है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन स्टेट से। अगर बीजेपी शासित स्टेट से आ रहा है तो वो अपने मन से वोट दे सकते हैं। क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक शक है। और दूसरा जो है, मैं कहना चाहता हूँ, एसआईआर को थोड़ा सा साइड में रखिए। पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत सारे लेयर पर वोट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये कुछ सालों से हिंदू मुसलमान के बीच में था, और उसके बाद जो कम्युनिटी हमने नजर में आ रहा था वो है मतुआ, राजवंशी, ऐसा कुछ। लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत सारे जगह पर स्प्रेड किया है। कैसे? अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दार्जिलिंग जिला पर वो जो पहाड़ के वोट है, वो एक तरफ गोरखा लीडर के पास अगर ना जाए, इसलिए लेप्चा बोर्ड, तमांग बोर्ड और एक डेवलपमेंट बोर्ड गठन किया था। ठीक, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में, साउथ बंगाल में 3 कम्युनिटी है, गोप, सदगोप एंड माइसा। ये सब एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, मिडिल लेवल फार्मर। ये सब लोग बहुत दिनों से ओबीसी का कैटेगरी के आने में लिए बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किया है, संग्राम किया है, सब कुछ किया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पावर रखने के बाद इन लोगों को कहा था कि वो अगर सत्ते पे आ जाए तो उनका सब सॉल्व हो जाएगा। इसलिए साउथ बंगाल में आप देखिए, जो वोट बीजेपी का मिलता था, ये लगभग, ये जो मैंने 3 कम्युनिटी की बात किया है,
ये अपना पॉपुलेशन पर पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने इस बार इसमें इस सदगो पर गो इस कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में लाया है रिसेंटली। इसके बाद भी उन्होंने उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड भी गठन किया है, लेकिन वो चुनाव के लिए अभी तक बंद है। चुनाव के बाद सत्ता से वो उन्होंने कहा है कि वो चालू हो जाएगा। इसलिए इस बार उसमें थोड़ा सा स्प्लिट नजर आती है मुझे। मैं उन लोगों से बात किए है, कहा है हाँ ये हम लोग अभी दूसरा रूप समझ। तीसरा आइए, जो कलकत्ता शहर एंड एडजेसेंट एरिया, कलकत्ता सिटी एंड एडजेसेंट एरिया में जो मिडिल क्लास है उनके एक सेक्शन पर बीजेपी का जो मुस्लिम हेट्रेड उनका जो वो जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं और जो कहते हैं उस आया। ये लोग अपने इसी अकाल पर भी खाने पीने का इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लोग ममता बनर्जी डेवलपमेंट बोलते हैं कि पैसे देते हैं लोगों को, उस पैसे भी लेते हैं। उनका उस पास लॉजिक है कि ये तो अपना ही पैसा है, टैक्स से लेता है, वो हम लेते हैं। इसी कुछ एक सेक्शन पर ये मानना ही होगा कि बीजेपी का सपोर्टर बना हुआ इसी एक सेक्शन पर। इसलिए अगर ये जो 152 सीट पर वोट आज चुनाव हुआ है, में बीजेपी को 100 सीटों निकालना पड़ेगा, 100 सीटें निकालना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी अगर तख्त में आने तो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश में सक्सेस आने के लिए वहां से 100 सीट आना, और यहाँ पे जो बाकी सीट पर चुनाव होगा वहां तो बाकी सीटें निकालना पड़ेगा। ये सीधा सीधा हिसाब है। बीजेपी का भरोसा है इन बंगाली जो मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास है, वो बहुत सारे चीजों पर नाराज है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये लोग एक भी सीट पर डिसाइड नहीं है। कलकत्ता एंड एडजेसेंट एरिया का जो डेमोग्राफी बन गया है ना, उसमें ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो आगे देखना पड़ेगा कि आज जो चुनाव हुआ है वहां से बीजेपी कितना सीटें निकालते हैं, और उसके बाद सेकेंड फेज में वो अगर ये मिडिल क्लास की वोट लेके कितने दूर जा सकते हैं। क्योंकि मुझे सारे जिला पर घूम के मुझे साफ नजर आए हैं कि गरीब हिंदू वोट वो ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि उन लोगों के पास वो जो पैसे जाते हैं ना, वो रूरल इकोनॉमी ऐसे हुआ है जहां डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन वो खाने के लिए, पढ़ने के लिए, पैसे के लिए हाथ फैल के नजर नहीं आएगा। इसके बाद ये जो लक्ष्मी भंडार है, लक्ष्मी भंडार, इसमें जो पैसे मिलते हैं ना, ये बहुत सारे काम पे आते हैं रूरल एरिया में। ऐसा नहीं है कि जो ग्रैंडफादर है कि ग्रैंडमदर है, जो ग्रैंडमदर है वो अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ खरीदते हैं, कुछ ऐसा सीधा सीधा नहीं है। उनको बहुत सारे चीज लोगों के वो पैसे के लिए उन लोगों को मिलता है, और ये इकोनॉमी स्प्रेड होता है लोकली। इसलिए वहां पे थोड़ा सा छोटा सा जिसका दुकान है, छोटा सा जिसका बाजार में स्टॉल है, और थोड़ा थोड़ा जा जो काम करते हैं उसमें वो पैसे जाते हैं। तो इसको हम देखना है कि ये सब छोड़ के लोग कितने ये जी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे थे। आता हूँ जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपसे भी समझना चाहता हूँ। देखिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, दिल्ली के हालात, या बिहार के हालात, चाहे अगर उत्तर प्रदेश के हालात कहें तो कुछ और, पश्चिम बंगाल के कुछ और होंगे। और इस हिसाब से ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ममता बनर्जी
जी हाँ, ममता बनर्जी का 3 कार्यकाल ऑलरेडी हो गया, यानी ये 4th टर्म अगर जीत के आती हैं तो 4थी बार मुख्यमंत्री रहेंगी वो। उससे पहले सड़क की लड़ाई लड़ी हैं, सिंगूर, नंदीग्राम, ये सब हम लोगों ने देखा। ममता बनर्जी कैसे यहाँ तक इस कुर्सी तक आई, कैसे वाम दलों को उन्होंने हराया, ये सब कुछ देखा है। एक उनके साथ एक लंबा इतिहास है, बहुत लंबा ना कहें लेकिन फिर भी है, और इसी समय का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा? 3 बार के बाद 4थी बार तो एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ जो यहाँ SIR का मामला है, और जिस SIR को बिहार में रिजल्ट के तौर पर हम लोग देख चुके हैं, और चुनाव आयोग, सच्चाई ये है कि अगर हम लोगों का ये विश्लेषण, जो हम लोग, जैसे अभी विश्वजीत भट्टाचार्य जी ग्राउंड की बात बता रहे हैं, प्रफुल्ल जी ग्राउंड की बात बता रहे हैं, अभी आप खुद स्वामी जी आप खुद आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए कोलकाता से, आप खुद ग्राउंड पे, उसके अलावा आप देख के आए, सुन के आए, बात करके। हमारी रिपोर्टर आज दिन भर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बूथों पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, और ये सब कुछ। लेकिन रिजल्ट जब आता है तो कुछ और आता है, और ये हमने हरियाणा में देख लिया, हमने महाराष्ट्र में देख लिया, हमने दिल्ली में देख लिया, ये 3 तो बिल्कुल ही उस ढंग से। उसके बाद दिल्ली भी हमने देखा, और एक चुनाव और हुए थे जो यहाँ था झारखंड में, वो भी हमने देखा। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको ये भी याद होगा, वोटों की चोरी। मतलब एक जो भरोसा है, जो एक फेथ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो खत्म हो चुका है, वो जीरो हो चुका है। सच्चाई ये है कि वो जीरो हो चुका है। भले आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही होगी, लेकिन कल को भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में बैठेगी तो भी उस पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए जरा स्वामी जी समझना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्था है, जो एक हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उसको अगर उसी को खत्म कर दिया जाए, सांस तो छोड़ दीजिए, बोलते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, और उसी को मार दिया जाए तो फिर क्या है। और ऐसे में ये जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं, वहाँ का विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण से जो निकल के आ रहा है, हम तो उसी को करेंगे। हम उस दिन भी 4 तारीख को भी वही करेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट जो भी आए। लेकिन ज़रा मुझे दूसरी बात बताइए, मैं यहाँ अपनी बात रख रहा था, दूसरी बात बताइए कि क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल का चुनाव और बिहार के चुनाव में आप फर्क देख रहे हैं? मैं ज़रा दोनों से तुलना करवाना चाहता हूं आपके ज़रिए। आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए राजीव जी, बिहार में और बंगाल में ये अंतर है, बिहार के अंदर, और यही देखिए भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में उन्होंने बनाई इसीलिए, बिहार में इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ लिया, कर्नाटका में भी पहले उन्होंने ये किया था। उनका मकसद ये होता है, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाए, स्टेट पुलिस हमारे साथ हो जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सब हमारे साथ हो, तो हम चुनाव जीत लेंगे। देखिए बिहार में उनके पास ये एडवांटेज था कि उन्होंने 10,000 रुपए दे के, बिल्कुल वहां पे जो लेडीज थी उनको 10,000 रुपए दे के लाइन में उन्हें लगा दिया, और उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए। ये एडवांटेज बंगाल में दीदी के पास है, या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। नंबर 1, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, मेरे हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये किया कि इसको उन्होंने बहुत हाई स्टेक फाइट बना दिया। अगर ये हाई स्टेक फाइट ना होती, अगर अमित शाह वो 15 दिन जाके न बैठे होते और एक नॉर्मल इलेक्शन होता, और ये होता है कि बंगाल में ममता को वोट देने वाले हैं या ममता के अगेंस्ट वोट देने वाले हैं, ममता के खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। गलती इन्होंने ये की कि 15 दिन जाके अमित शाह वहां बैठ गए। अच्छा, जो ममता बनर्जी का जो एक अपना स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने इसको गुजरात का इन्वेजन अगेंस्ट बंगाली अस्मिता बना दिया। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। जो कांग्रेस के खिलाफ एक आरोप लगता है कि कांग्रेस राजनीति तो करती है ओबीसी और पीडीए की, और कैंडिडेट खड़े करती है सवर्ण। भाई अगर तुम पीडीए की राजनीति, अच्छा जो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ पिछले इलेक्शन में,
उन्होंने जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी थी, अब जैसे उन्होंने महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनाई है वो एक राजभर को बना दिया है, पूरे प्रदेश की महिला जो अध्यक्ष बनाई है वो एक निषाद को बना दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ये समझ गए हैं अगर पीडीए की बात आप कर रहे हैं तो पीडीए को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यादवों के बल पे और मुसलमानों के बल पे आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं जीत पाते, इसीलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया। देखिए अगर मैं मान लीजिए स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता और मैं इलेक्शन लड़वाता तमिलनाडु के अंदर, मुझे पता है तमिलनाडु के अंदर एंटी ब्राह्मणिकल फीलिंग्स हैं, और क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं अगर मैं वहां जाके 15 दिन बैठ जाता तो मैं डीएमके को या एडीएमके को जो भी सत्ता में होता उसको एक टूल दे देता कि भैया देखिए आके बैठ गए। अच्छा ये गलती की अमित शाह ने, 15 दिन जाके बैठ गए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी ममता बनर्जी के खिलाफ, वो एक तो एसआईआर और एसआईआर के पीछे अमित शाह का हाथ, और अमित शाह और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के स्टेटमेंट से बंगाली अस्मिता पे जो प्रहार हुआ उसकी वजह से ये मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो देखिए जो बिहार की स्थिति थी उसमें एडवांटेजियस पोजीशन पे ये थे, 10,000 रुपए दे दिए, फिर बाद में 10,000 रुपए वापस मांग लिए। अच्छा बंगाल के लोग बुद्धिमान होते हैं तो ये पूछेंगे भाई तुम कह रहे हो 3,000 रुपए देंगे, पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट में तुम्हारी सरकारें हैं कहां कहां तुम 3,000 देते हो, केवल बंगाल में क्यों दोगे? तुमने तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, कितने सिलेंडर दिए? अगर दूसरे प्रदेशों में महाराष्ट्र के अंदर पैसे देके वापस मांगते हो, बिहार के अंदर पैसे देके वापस मांगते हो, तो बंगाल के अंदर तुम 3,000 रुपए कैसे दे दोगे? पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दोगे? लेकिन ममता बनर्जी तो 1,500 रुपए दे रहे हैं। अच्छा मैं बंगाल में क्योंकि देख के आया हूं, एक चीज बिल्कुल जो मैं आपके भट्टाचार्य साहब है जो बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बंगाल के अंदर गरीबोन्मुख, गरीबों के प्रति सद्भाव, क्योंकि पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, अब ये आप तो दोनों बंगाल के लोग हैं वो जानते हैं, हावड़ा को पूरा क्रॉस करना 45 मिनट जाना, 45 मिनट आना, और 7 रुपए में स्टीमर का टिकट। अरे ये अगर जैसे जहां काशी के अंदर, जहां काशी विश्वनाथ टेम्पल में हम लोग मुफ्त में दर्शन करते थे, आज वहां पैसे दे के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल उसे मॉडर्नाइज कर दिया गया है, हर चीज को प्रोफेशनल कमर्शियल वे में ढाल दिया गया है। यही बंगाल के अंदर, तो ये बंगाल के लोग क्योंकि उन्हें पता है कि 15-20 रुपए में खाना और इतना सस्ता जीवन, इसलिए बंगाल में जो जाता है बंगाल छोड़ना नहीं चाहता है। तो देखिए ये वास्तविकता में स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने भी इसको हाई स्टेक बना दिया, उन्होंने बार बार चैलेंज किया, अमित शाह ने चैलेंज किया। और देखिए एक चीज और है कि बंगाल में, हरियाणा में, दिल्ली में एक चीज अंतर है, बाकी जगहों में बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन कैरेक्टर है, हर स्टेट के लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। बंगाल में जो जाता है 40-50 साल से रह गया तो बंगाली कल्चर में ही डूब गया है। तो बंगाली कल्चर पे इस प्रकार का जो अटैक हुआ था और ममता बनर्जी ने क्योंकि उसको बुना लिया, तो नॉर्थ बंगाल में थोड़े पोर्शन को अगर आप छोड़ देते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरा एस्टिमेट कहता है, ये जो हाई पोलिंग परसेंटेज से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में है। जी जरा जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी के पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूँ, जल्दी से इस राउंड को ख़त्म करते हैं। और यहाँ प्रशांत जी, अब एक सवाल ये आता है प्रशांत जी कि क्या इस बम्पर वोटिंग में ये भी तो हो सकता है वन साइडेड एसआईआर और बाकी और एंटी इनकम्बेंसी, इसी बीच आप डिलिमिटेशन लेके आए, महिलाओं का, महिला आरक्षण का यहाँ मामला उठाने की आपने कोशिश की, इन सब को लेकर एक ज़बरदस्त एंटी बीजेपी के खिलाफ मैं ममता बनर्जी टीएमसी के पक्ष में लोग निकल के आ गए हों, ये भी तो हो सकता है। जी देखिए क्या हुआ है तो हम 4 तारीख को देखेंगे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मोटा मोटा वो ये है कि बीजेपी वहां पे गई, जिसको कहा जाए कि टू मच डिपेंडेंस एंड रिलायंस ऑन गवर्नमेंट मशीनरी, कि चुनाव आयोग के भरोसे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। 2.5 लाख सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगा दिया। तो जो बीजेपी का वर्कर होगा, अमित शाह वहां बैठे हुए गृह मंत्री, और किस तरीके गृह मंत्री भी हम जानते हैं, तो अमित शाह वहां कैंप कर रहे हैं, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहां पे सारे ब्यूरोक्रेट्स आपने बदल दिए। तो जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जो बीजेपी का नेता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हमारा तो निकल गया, हमारे साथ तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ में खड़े हुए वोट दिलवा देंगे। अपोजिशन पार्टियां क्योंकि डिसएडवांटेज पोजीशन में थी,
और डिफेंडेंट थी, तो वो उन्होंने बहुत ताकत लगाई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने वहाँ पे बंगाली अस्मिता हो या राज्य का मामला हो या अपने फंडामेंटल राइट का मामला हो, उसको लेकर लोग मोबिलाइज हो गए। यही तमिलनाडु में हुआ और यही यहाँ बंगाल में हुआ है। दूसरी बात कि आप शुरू से देखिए कि ईडी जिस तरह का है, ईडी इनकम टैक्स, वो इनके जो पोलिंग इलेक्शन कंसल्टेंट है उनके ऊपर हमला हुआ, छापा हुआ। वहां से शुरुआत होती है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की। ममता बनर्जी ने उसको भुना लिया, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद आ गई। तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती वहां पे, उसको बीजेपी ने पूरा मौका दिया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने पूरा मौका दिया कि ये एंटी इनकम्बेंसी ओवर शैडो हो जाए इन सब मुद्दों से, और उसमें मुझे लगता है कि हो भी गई काफी हद तक। और आज जो पश्चिम बंगाल में जो पोलिंग हुई है उसमें 59 सीटें बीजेपी की हैं, यानी बीजेपी कुल 77 सीटें जीती थी, उसमें से 59 सीटें, लगभग 70% सीटें आज के पोल फेज में गई हैं। तो बीजेपी का चुनाव तो आज हो गया। आज अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया होगा तो मुश्किल है। दूसरा कि देखिए बीजेपी वहां पे पश्चिम बंगाल में अब लगभग 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। अब वो कांग्रेस पार्टी वहां पे और लेफ्ट पार्टियां हाशिए पर है, फ्रिंज पे हैं। 2 पार्टी सिस्टम में ममता बनर्जी को पिछली बार वोट शेयर आया था 48%। आपको सत्ता में आने के लिए बीजेपी को 45% वोट चाहिए कम से कम, और यूनिवर्स आपका 70% है, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट नहीं देगा, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स ही आपकी मुसलमान के खिलाफ है। तो आपका यूनिवर्स 70%, उस 70% में आपको ओवरऑल का 45% एटलीस्ट लाना है सत्ता में आने के लिए। थोड़ा मुश्किल काम है, बीजेपी के लिए मुश्किल काम था ये। और जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले कुछ दिनों के बीजेपी के बयानों से, हाव भाव से ये दिखाई दे गया कि नर्वस, थोड़ा सा परेशान है वहाँ पे, जब इनको फीडबैक मिला होगा। और आज जो तस्वीरें आपने शुरू में दिखाई, जो शुभेंदु सरकार है कैंडिडेट बीजेपी के और उनको लोग पीछा कर रहे हैं, ये एक बड़ी जिसको कहा जाए कि ध्यान देने वाली तस्वीर है कि 2.5 लाख फोर्सेस आपने भेजी हैं लोगों को डराने के लिए कि लोग घर से ही ना निकले, और एक आपने साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ दिया पश्चिम बंगाल के खिलाफ। लोगों ने उससे जीत हासिल कर ली। उनका लगाइए आप, अगर बीजेपी का कैंडिडेट भी आकर पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ करेगा तो हम उसको दौड़ाएंगे, भगाएंगे, खेतों से भागना पड़ेगा उसको। तो ये हुआ। तो बीजेपी तो बहुत स्पष्ट रुझान जो है हमको आज की पोलिंग से दिखाई दे रहा है कि जो 10% का स्पाइक है, और उसका जवाब यही मैं फिर कहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसका जवाब यही है जो पब्लिक ने किया है। जनता सुप्रीम कोर्ट की तरह 9 महीने 10 महीने सेमिनार नहीं करेगी। जनता ऐसे ही करती है जैसे जनता कर रही है। जी जी, जरा प्रफुल्ल जी आपसे समझना चाहता हूं कि इसका अगर देखा जाए, इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप सीट बताइए कितनी सीटें, क्योंकि आज हम ऐसे भी बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ये 29 तारीख को ही कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं 29 को ही, आज नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल जरा आपसे समझना चाहता हूँ किस पार्टी पे ये 95% वोटिंग का ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देता है, चूँकि आप वहाँ हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। देखिए सर, हम तो मुद्दों की बात कर सकते हैं और मुद्दों की बात करते हुए ये इशारा पा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि अभी अमरेंद्र सर ने भी कहा और प्रशांत टंडन सर ने, सभी ने कहा, यही स्वाभाविक स्थिति है। देखिए कुछ मुद्दे कैसे नहीं उठ रहे हैं। एक समय लग रहा था कि आरजीकर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि पूरे बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान को उलट पलट करके रख देगा, निर्भया की तरह का मामला। आज आरजीकर का कोई नाम लेवा नहीं है।
एक समय में संदेश खाली को लेकर के इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि मत पूछिए। अभी कुछ दिन पहले ही उसी मुर्शिदाबाद में हुआ और तमाम तरह के तनाव भड़काने की कोशिश की गई। आज भी हुमायूं कबीर जो पिछले 10 दिनों से नेपथ्य में थे, आज उनको लेकर के सामने लाकर के लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो वहां पर धरना पर बैठने की कोशिश किए और उन्होंने कहा कि उनको गो बैक का नारा बताया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस, पुराना तृणमूल और नए तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा है। तो ग्राउंड पर जो हुआ, ठीक ही कहा, मैंने भी पहले संकेत किया था, प्रशांत सर ने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उसका अंश था वो तो आज के चुनाव में उनका फैसला हो गया होगा कि उनको क्या होना होगा। अब अगर नया अर्जित तो करेंगे, क्योंकि अगले में तो उनको 18 सीट ही है। अब जो बचा हुआ चुनाव है उनमें पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो रुझान हुआ है वो ये लगा है कि देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आज भी बाहरी पार्टी, और बाहरी जब हम कहते हैं तो भारतीय नहीं है, वो हिंदुस्तानी पार्टी। हिंदुस्तान को यहाँ पर एक क्षेत्र के रूप में गिना जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस तरह की। तो भारतीय जनता पार्टी को वो हिंदुस्तानी पार्टी मानते हैं जिसको गुजराती लोग संचालित कर रहा है। भीतर की बात यह है, और उस पर भी मराठी लोग कर रहा है, हिंदी भाषी नहीं कर रहा है। अगर यह मामला होता कि हिंदुस्तानी पार्टी है और हिंदुस्तान के लोग यानी कि पश्चिम बंगाल की भाषा में जिसे हिंदुस्तान कहते हैं यानी हिंदी भाषी प्रदेश, वहां के लोग उसे संचालित कर रहे हैं तो बहुत बड़ी घटना हो गई होती। गनीमत यह है कि उसको संचालित करने वालों में वो गुजरातियों मराठियों को ठीक ठीक पहचान रहे हैं। बहरहाल मैं किसी रीजनल एस्पेक्ट पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज जो आया है उसका कारण SIR से तो जो प्रतिशत हुआ है, और वो तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों को SIR से बहुत परेशानी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिसके नामी गिरामी लोगों का नाम कट गया, जजेस के नाम कट गए, अमर्त्य सेन जैसे लोगों का नाम घपले में पड़ गया और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम पड़ गया। मैंने कहा कि बंगाल को समझना है तो दो चीजें जरूर पढ़नी चाहिए, और बार बार एक है ताराशंकर बंदोपाध्याय का उपन्यास गणदेवता, और दूसरा सज्जित राय की जो फिल्म है गणशत्रु, वो दोनों को देखना, बार बार पढ़ करके देखना चाहिए, तो बंगाल की कुछ समझ में आएगी। अखिल सर ने ठीक ही कहा। मैं ये कहता हूं कि जो बाहर से मतदाता आया है उसका रुझान क्या होगा, वो तो SIR से ज्यादा घुसपैठ के मामले से उत्पीड़ित है। पूरे के पूरे बांग्ला भाषियों को विदेशी कह दिया गया, विदेशी समझ करके देश की आर्थिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी और सभी जगह से उन्हें पीछे धकेला गया, अपमानित होना पड़ा, बांग्ला बोलने को ही बांग्लादेशी कहा गया। तो इन सारे तत्व यहाँ पर आकर के उनको केमिकल मिश्रण हुआ होगा। यहाँ के लोग जो रहते हैं उनका जो SIR का अपना दर्द और दुख रहा होगा, और जो बाहर से लोगों ने घुसपैठ के मामले में जो उत्पीड़न का अपना अनुभव यहाँ आकर के साझा किया होगा, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, और ये केमिकल रिएक्शन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं ही काम करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपने ठीक ही कहा, हम लोग तो वैसे भी अनुमान लगाते हैं, हम लोग तो कोई ये करते नहीं, एग्जिट पोल या ऐसी कोई बात होती नहीं है। हमारे रुझान के हिसाब से, उनके बयान के हिसाब से देखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं चुनाव आयोग को कि एक बार फिर आपने लोकतंत्र की स्थापना की, इस तरह के कुछ शब्द उन्होंने कहे हैं, और उनको एक बार फिर, ये इस एक बार फिर पर ध्यान अटक जाता है। अगर एक बार फिर किया है चुनाव आयोग ने, तो पिछली बार कब किया था और तब किसकी सरकार आई थी, ये प्रधानमंत्री को बनाना नहीं। वो बिहार की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी बिहार का चुनाव जीत के आए हैं। वो बिहार की बात कर रहे होंगे। इसे कहते हैं अनुभव, आपने ठीक पकड़ लिया। वो बिहार की मैं तो बात कर कंफ्यूज रहे कर होंगे। गया। एक बार फिर अभी बिहार चुनाव जितवाया है, अब आप बंगाल चुनाव जिताने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बिहार में तो सर बिहार में तो गजब हो गया। इतने सपने के बाद इनका मुख्यमंत्री, इनके दल का आदमी आया और ये एक जिलेबी तक नहीं खा सके। बिहार में लोग लड्डू नहीं जिलेबी खाते हैं 15 अगस्त में भी, तो एक जिलेबी तक नहीं खा सके, इनका अपना मुख्यमंत्री बना, तो कोई उत्साह नहीं मना सके। जीत तो इनकी ऐसी ही है। जी विश्वजीत भट्टाचार्य जी, क्या यहाँ पर हम जो 29 तारीख को जो अगला फाइनल राउंड है 142 सीट्स के लिए, उसमें भी यही ट्रेंड देखेंगे, लगता है आपको? मतदान की तो ये ट्रेंड रहेगा। और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाइनरी हुआ था ना 2019 से 2019 से, तो इधर
अभी जो 152 सीट में आज चुनाव हुआ है, में से मुर्शिदाबाद, मालदा और 2 दिनाजपुर में ये बाइनरी नहीं चलेगा। ये बाइनरी नहीं चलेगा और कांग्रेस और सीपीआईएम का और लेफ्ट पार्टी का एकदम कोर जो मीटिंग हुआ है उसमें वो लोग जो सीट देखते हैं, अगर यहाँ पे सीपीआईएम अपना वोट अपने पास ला सकता है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स मैं दे रहा हूँ। 2011 में जब सीपीआईएम सत्ता से हट गया था, उसी टाइम लेफ्ट पार्टीज का वोट 1%, अभी वो आ गया है 6% पर। ये वोट देखिए बीजेपी को बढ़ता है। तृणमूल का जो सीट परसेंटेज था वो ठीक है, उसमें भी कुछ गया है, लेकिन अब बीजेपी का आंकड़े राइज होना देखिए। और कांग्रेस का भी ऐसा हाल हुआ है, कांग्रेस का भी वोट कुछ तृणमूल में गया है, कुछ बीजेपी। अगर कांग्रेस और सीपीआईएम अपना वोट कुछ भी, ये लोग सोचते हैं कि ये 8 डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो वोट है वो अपना जो वोट है वो सब कुछ अब वापस नहीं आएगा। तो अगर ये आ जाएगा तो आंकड़े कुछ बदल जाएगा। 9th में जो वोट है वो तो इस सब इलाके के बाहर में है। में बहुत सारे कांग्रेस और सीपीआईएम का देखना है कि बहुत सारे सीटों पर वो कितना वोट, अपना वोट कितना ला सकते हैं अपने पास, का ऊपर बहुत कुछ मुझे लग रहा है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बीजेपी का वोट अगर बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी यहाँ का ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है। 2018 में तृणमूल कांग्रेस ने जितना पंचायत इलेक्शन पर जितना वो संघर्ष किया था, उसके नाते से ये सब वोट चला गया था। उसके वोट का अंक है वो बढ़ जा रहा है। अभी देखना है कि ये दोनों पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पे नहीं है, सीटों पर नहीं है। ये उनका एक बहुत मरिया प्रयास है कि कुछ वोट अपना पास लाए और विधानसभा में घुसने के लिए उसका जो मिलना चाहिए सीट, वो सीट आए। तो इसके ऊपर भी 29 का वोटिंग पैटर्न और वोट का जो अपने आएगा वो भी जी 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 29th की बात हम कर रहे थे। अमलेंदु जी, आप ओवरऑल कैसे देखते हैं इसको? आवाज नहीं आ रही अमलेंदु जी की। जी 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 आज देखिए, जो अब परिस्थितियां हैं उसमें एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि जैसे मोदी जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया ज्ञानेश कुमार जी को या चुनाव आयोग को, तो अब ये क्या संदेश देने की कोशिश थी, इसके पीछे भी बहुत सी चीजें छिपी हो सकती हैं। 57 सीटें राजीव जी पिछली बार ऐसी थी जो 500 वोट से लेके और लगभग 8000 के बीच में सीटें जो थी वो थी जिनके परिणाम आए। उन 57 में से 29 तो जीती थी टीएमसी ने और 28 जीती बीजेपी ने, और 28 जो बीजेपी ने जीती उनमें से 10 सीटें नॉर्थ बंगाल से थी, बाकी सीटें जो थी उसने दक्षिण बंगाल से जीती थी। अब राजीव जी सारा खेल मुझे लगता है जो दक्षिण बंगाल की जो ये सीटें जो उसने जीती हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि यहाँ एसआईआर ने क्या काम किया है। जो कम मार्जिन की सीटें हैं, चूंकि एसआईआर जो किया गया वो अब जैसे कि मालदा के विषय में ही कहा जा रहा है, और कौन सा एक और जिला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां मुस्लिम आबादी जो थी वो जो 52% थी अब वो जाके 20 या 30% रह गई। तो इस तरीके के जो खेल किए गए हैं, तो इस खेल का क्या असर पड़ता है, एक तो राजीव जी ये चीज देखा हुआ। दूसरा, जो जिस तरीके से बंगालियों को राजीव जी यहाँ प्रताड़ित किया गया दिल्ली में और तमाम राज्यों में, उड़ीसा में, मतलब जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां अगर आप बांग्ला भाषी हैं राजीव जी, बंगाल के भी रहने वाले हैं, तब भी उठाकर आपको चाहे गर्भवती महिला हो उसे ले जाकर जो है फेंक दिया जाएगा सीमा के पार, और फिर वहां जेल में रहेंगे, और फिर उसके बाद जब मतलब एक डर बना हुआ था, एक डर बना हुआ था। तो ये राजीव जी ये जो डर है, मुझे लगता है कि ये डर जो है
दुनिया समझ रही है कि ये एसआईआर जो हुआ और जिस तरीके से ये सब किया गया, इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार को राजीव जी बधाई दे दी है, 152 सीटों में भले ही कुछ काम ना हो पाया हो जो आज हो गई हैं, लेकिन आने वाली सीटें जो है इस पे इसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा राजीव जी। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये कई मुद्दे जो ऐसे हैं। अब राजीव जी जो यहाँ से गया है तमाम बंगाली, जिस तरीके से आप क्या, तो राजीव जी खुद एक महिला काम करती थी और आपको देखा कि वो किस तरीके से एकदम से भाग के गई यहाँ से। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां जो हुई हैं राजीव जी, तो जिसको यहाँ पुलिस ने डंडे मारे हैं, जिनको बांग्ला बोलने के कारण बांग्लादेशी बताकर पकड़ा गया है, किस तरीके से छुड़ाया गया है। रोज राजीव जी महुआ मोहिता जो थी वो ट्वीट करती थी कि आज 10 जो है छत्तीसगढ़ में जो है गिरफ्तार किए गए हैं, 57 जो उड़ीसा में गिरफ्तार किए गए हैं, दिल्ली में किए गए हैं। प्रशांत जी ने बताया ही था वो चित्तरंजन पार्क में किस तरीके से मछली का जो है वो मार्केट है उस पर हमला बोल दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं राजीव जी। तो ये मोदी जी को तो फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अनुराग ठाकुर कितना भी जाकर जो है वहां मछली खा लें, मोदी जी अगर जाके खा लेते मछली तब भी थोड़ा सा बहुत पिघल सकता था बंगाली। तो राजीव जी अब ये तो संकट जो है, अब मुझे लगता है कि ये कुल मिला के जो बढ़ा हुआ मत है और आगे आने वाले समय में जो मत बढ़ेगा, ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए ये मोदी जी के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये एक तरीके से रेफरेंडम होगा। बिहार से राजीव जी इसलिए आशा नहीं की जा सकती कि सामाजिक न्याय की धरती होने के बावजूद 20 साल से वहां बीजेपी सरकार में शामिल थी। पश्चिम बंगाल जो है राजीव जी 50 साल से वहां जो है वो धर्मनिरपेक्ष सरकारें ही रही हैं और उससे पहले भी 50 साल से पहले भी धर्मनिरपेक्ष सरकारें ही रही राजीव जी। तो इसलिए बंगाल और बिहार में ये अंतर है। इसलिए बिहार से जो आशा नहीं की जा सकती थी वो बंगाल से आशा की जा सकती है। जी 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 प्रफुल्ल जी, आप बोलिए। और जल्दी से एक सवाल, छोटा सा सवाल एक और। ये 10 दिन का समय है, आज 23 तारीख और 4 तारीख को वोटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रखवाली कौन करने जा रहा है? ये बड़ा गुप्त सवाल है। देखिए सर, ये मछली तो खा लिए अनुराग ठाकुर, मछली तो उन्होंने खा लिया और कांटा छोड़ गए। पता नहीं किसके जिम्मे ये कांटा आएगा। मछली के बारे में चारवाक ने कहा था कि कांटा के डर से कोई मछली खाना नहीं छोड़ता है। तो मछली तो वो खा लिया, कांटा किसके लिए छोड़ गए ये देखना होगा। ये 4 तारीख को पता चलेगा। ये तो अमरेंदु सर तो अब भड़का रहे हैं पीएम को कि आप भी खा के दिखाइए। उन्होंने तो खा के दिखाया। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये तो मछली खाना ऐसा तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। और पता नहीं ये लोग क्या क्या खाते होंगे। खान पान को हथियार बनाते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो कौन उसकी रक्षा करेगा, अभी कई पोस्टल वोटिंग बाकी होगा। अभी इस तरह के कई ऐसे प्रसंग होंगे, आएंगे जो हमको आजमाएंगे। ऐसे प्रसंग होंगे जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शक्तियों को आजमाएंगे। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर जब रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर्स वो की पॉइंट होता है जहां से रिजल्ट निकलता है, जो अथॉरिटी होता है सर्टिफिकेट देने का कि हाँ ये चुनाव जीत गए। और इसलिए जब इतने को बदला है तो क्या क्या व्यूह रचना की है, नहीं की है, ये वो खेल है जिसका अंतिम सीढ़ी तक लोग, अंतिम दृश्य तक लोग इसका इंतजार करेंगे ये परिणाम को किधर ले जाते हैं। बहरहाल स्थिति ये है कि जैसा कि अमरेंदु सर ने कहा और सभी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की, ये विश्वजीत भट्टाचार्य जो हैं इन्होंने भी कहा, जो ग्राउंड है वो दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की पार्टी नहीं है, ये यहाँ के लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद अगर खड़ी होती तो उसको कुछ मत मिल जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कांग्रेस एक भी सीट नहीं आए तो भी कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लिए अपनी पार्टी है, ऑर्गेनिक पार्टी है, सीपीएम से ज्यादा है। और आपको जानकर ये मैं सिर्फ याद दिलाऊं, पता होगा ये दोनों के दोनों मुद्दे उठाए हुए हैं ममता बनर्जी के। घुसपैठ का मामला भी ममता बनर्जी ने ही राजनीति में उठाया था और तृणमूल इसको, भारतीय जनता पार्टी को भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाथ पकड़ करके ममता बनर्जी ही लाई थी। ये अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी, ये मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में अंतर है। मैं आपको दो बात और ध्यान दिला दूं 2 सेकंड में। पूरे देश के हिंदुओं का अर्थ, हिंदू होने का अर्थ एक ही नहीं है।
शशि थरूर जब किताब लिखते हैं हिंदू होने का अर्थ, या मैं प्रभाष जोशी जब लिखते हैं, तो दोनों में को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के हिंदू और महाराष्ट्र के हिंदू, गुजरात के हिंदू, सब में फर्क है। यही कारण है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बना ना, नहीं तो सभी तो हिंदू ही थे वैसे। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान, बिहारी मुसलमान, मराठी मुसलमान, इनमें भी अंतर है। कोई ये मोनोलिथिक रचना संरचना नहीं है। खास करके इनके पॉलिटिकल कंटेंट में आपने पूछा था सर से कि बिहार में और यहाँ में क्या अंतर है। बिहार के वोट में, बिहार की राजनीति में सोशल कंटेंट ज्यादा है, और यहाँ के पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंटेंट ज्यादा है। और इस बार अतिरिक्त रूप से जो है वो एग्जीक्यूटिव कंटेंट डाल करके भारतीय जनता पार्टी ने इसको उसी प्रकार से शासन करना चाहा है जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। वह भी नहीं शासन कर पाया और उसने नवाबी व्यवस्था में सत्ता को सौंप दिया था। जिन लोगों का नाम इस बार एसआईआर में कट गया है, मीर जाफर की संतानों का नाम कट गया है। लोग बहुत जश्न मना रहे हैं कि मीर जाफर की संतान का नाम कट गया। मैं कहता हूं कि सिर्फ मीर जाफर ही नहीं, भारत की स्वतंत्रता के, भारत के गुनहगार और भी लोग हैं, उनके बारे में पता करें, सिर्फ मीर जाफर ही नहीं था। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जरा प्रशांत जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट, और ओवरऑल क्या यहाँ से ईवीएम वाला सवाल भी पूछा था अभी मैं, और चलिए उसको लाइटर नोट पे ही सही, लेकिन ईवीएम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती रही है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुनवाई को हम लोगों ने खूब लाइव किया है। ये सब कुछ है। एसआईआर उसके बाद आ गया ये मामला, उसको भी हम देख ही रहे हैं। चुनाव आयोग अपने आप में सवालों के घेरे में आज से नहीं बल्कि वर्षों से है, और इन सब के बीच ये चुनाव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम कई जगह बाइपोलर और कई जगह अभी विश्वजीत भट्टाचार्य जी भी बता रहे थे, प्रफुल्ल जी भी बता रहे थे कि बाइपोलर नहीं बल्कि कई पोलर है वहाँ पे हैं अलग अलग, जिसमें कांग्रेस भी कई जगह मजबूत है और कई जगह वाम दल भी हैं। और ऐसे में ओवरऑल ये 95-96%, फिर मैं वहीं आ गया जहाँ से शुरुआत मैंने की थी, 95-96%, और कम वोटिंग होती है तो चलिए एक अलग बात होती है। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी वोटिंग हुई है आज़ादी के बाद ये वेस्ट बंगाल के इतिहास में। आजादी के बाद पूरी दुनिया में इतने ज्यादा लोग भी मतदाता सूची से काटे गए हैं। जी। ये भी तो हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं आपने सुना कि मतलब 1 करोड़ लोग का नाम कट जाए एक स्टेट से, 90 लाख लोग का नाम एक स्टेट से आप काट दें, ठीक है उसमें, और वो भी तब जबकि हर साल हर इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल रोल बनता है। वो जो एएसडी है, एब्सेंट डेट शिफ्टेड, वो कार्रवाई बीएलओ करता रहता है लगातार। ये एक बड़ी मिस्टीरियस एक्सरसाइज हुई है इलेक्शन कमीशन की, उसका एक रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। एक बात। दूसरी, पश्चिम बंगाल के इसमें एक दूसरी बात ये राजीव जी कि 2 लोगों की स्टेक्स बहुत हाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के अलावा चले जाएंगे कोई और होगा, राजीव कुमार भी ऐसे ही काम कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन की स्टेक्स बहुत हाई हैं। इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, इलेक्शन कमीशन के का कॉम्पिटेंस, इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा इस चुनाव के परिणाम के बाद, और रिव्यू होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की सुनवाई एक सेमिनार की तरह कर सकता है कि जज साहब बैठे हुए हैं और महीनों महीनों सुने जा रहे हैं कुछ चीज़ें, और जो बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एसआईआर करने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को है या नहीं, या क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप से लिस्ट बना सकता है कि ये डॉक्यूमेंट चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। ये मैंडेट, लीगल मैंडेट इलेक्शन कमीशन को नहीं है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट 8 महीने 9 महीने सेमिनार कर सकता है। जनता सेमिनार नहीं करती है, जनता फैसला करती है। जनता फैसला करती, बिल्कुल। तो हम 4 को देखेंगे कि जनता का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 9 महीने की 10 महीने की सेमिनार बनाम जनता का फैसला, ये हम 4 तारीख को देखेंगे।
बीजेपी के लिए सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे अभी प्रफुल्ल जी भी कह रहे थे और बिजली जी भी कह रहे थे, कि 45% एटलीस्ट उनको लाना है। वो कैसे होगा? आपके मुख्य कैंपेनर कौन है? योगी आदित्यनाथ, वो हेमंता बिस्वा, वो मछली खाने वाले भाई साहब हमारे, क्या नाम है, अनुराग अनुराग ठाकुर, ठाकुर। मोदी और अमित शाह। तो पूरा आप ले गए हिंदी बेल्ट से, यहाँ वहां से आप ले गए। बंगाल में मेरा तजुर्बा ये है, दो बंगाली बैठे हुए हमारे साथ, मेरा तजुर्बा ये है कि मुझको, जब मैं दिल्ली से जाता हूँ, हावड़ा के आगे मुझको लैंग्वेज इशू आता है। अगर मिदनापुर में जाऊंगा, 24 परगना में जाऊंगा, मुझे लैंग्वेज इशू आता है, मेरी बात समझते नहीं लोग। वहाँ हिंदी बहुत से लोगों को नहीं आती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो लैंग्वेज का इशू है, तो मोदी जी का कम्युनिकेशन वहाँ नहीं पहुंच रहा है। झालमुड़ी की फोटो पहुंच जाएगी, कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी ने गलती क्या की कि बीजेपी का जो होम ग्रोन नेता था दिलीप घोष, उसको साइडलाइन किया। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाया। मीडिया, जो इनका गोदी मीडिया है, वो भी शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट करता रहा, उसने दिलीप घोष को प्रोजेक्ट नहीं किया। बीजेपी ने रीजनल लेवल पे, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान की बात करूं तो वसुंधरा राजे राजस्थान से आने वाली बड़ी नेता है, बावजूद इसके को हिंदी बेल्ट है। या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आने वाले एक बड़े नेता बीजेपी के हैं। या योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो बीजेपी ने रीजनल नेता बड़े पैदा किए हैं वो अपने हिंदी बेल्ट में। वहां पे आप एक इम्पोर्टेड शुभेंदु अधिकारी को लाए जो कि तृणमूल कांग्रेस में थे, और अपना जो एक नेता था, ऑर्गेनिक नेता उनका दिलीप घोष, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। तो जब तक आप अपना एक नेता, एक तो इमेज आपकी नॉर्थ इंडिया की है, और गुजराती कंट्रोल्ड नॉर्थ इंडियन पार्टी और कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद फिर आपने अपना जो ऑर्गेनिक लीडरशिप है उसको साइडलाइन किया हुआ है। इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग मामला है। अकेले ज्ञानेश गुप्ता या पैरामिलिट्री फोर्सेस से ये चुनाव इस तरीके से नहीं मैनेज हो पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चुनाव के बाद अब अगला चुनाव 29 तारीख को होना है, और इस बीच और क्या कुछ होता है? जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं प्रफुल्ल जी? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, बहुत अच्छा बिंब दिया है प्रशांत सर ने। आप देखते होंगे सर कि कई पुराने वृक्ष पर, पेड़ों पर एक दूसरी जाति का वृक्ष, जैसे नीम का पेड़ उगाया बट वृक्ष पर, इस प्रकार के दृश्य देखते होंगे, वो चिड़िया लोग का कमाल होता है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से ला करके उस प्रकार के एक पुराने वृक्ष पर दूसरे वृक्ष को, विप्लव क्या नाम है, दिलीप घोष के ऊपर में एक नया पेड़ खड़ा कर दिया। बट वृक्ष के ऊपर जैसे नीम का पेड़ खड़ा हो जाता है ना, चिड़िया लोग जो कुछ कमाल करती है उसके हिसाब से, तो उसी हिसाब से खड़ा कर दिया। तो इनके पास अपने नेता नहीं है, बल्कि लाए हुए, इम्पोर्टेड भी नहीं, बल्कि बीट किए हुए नेता है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये मतदान अभी, इनका चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आ गई है, प्रेस रिलीज। चुनाव आयोग के प्रेस रिलीज के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 91.71% पोलिंग, इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज के हिसाब से, अभी प्रेस रिलीज है ये। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में 91.71%, और तमिलनाडु में 84.69%, यानी 92% वेस्ट बंगाल में एंड 85% के लगभग तमिलनाडु में ये पोलिंग, जिसमें तमिलनाडु में भी पुरुष और महिलाओं के वोटिंग में महिलाओं की संख्या 2% ज़्यादा है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में भी पुरुष और महिलाओं में 2% महिलाओं की संख्या वोट डालने में ज़्यादा है। दोनों जगह 2-2% महिलाएं ज़्यादा वोट डालने के लिए निकली हैं, और ये ट्रेंड हम लोगों ने और भी जगह, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरल हो, और चाहे पुदुचेरी हो, वहाँ भी देखा है। तो ये एक ट्रेंड है महिला और पुरुष में, और जबकि महिलाओं वोटर की संख्या कम है पुरुषों से। हाँ जी, हाँ, महिला वोटर की संख्या कम है, बिल्कुल। जी, अमलेंदु जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, चलते चलते जल्दी से अमलेंदु जी। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल राजीव जी ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में 10-10% वोट जो था वो बाद में पड़ गया था।
तो अब ये बंगाल में 10% वोट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 24 घंटे के बाद, कहाँ ये लेके भी जाएंगे देखना आप? होगा राजीव। 102% लेके जाएंगे क्या? इसी- चुनाव आयोग इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। 92% ऑलरेडी बोल रहा है, 10% क्यों बढ़ाने बोल रहे हैं? थोड़ा सा इसीलिए मैं अब की 5% पे कह रहा कम। हूँ कि जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ वो बंगाल में 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये देखना है। चलिए, आपकी डिमांड अच्छी है ये डिमांड रखी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास। चलिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत भट्टाचार्य जी, आज पहली बार जुड़े आपका, और आपने इतना वक्त निकाला, समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, अमलेंदु जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बड़ा दिन, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि लगातार हम लोग देख रहे हैं